Hi learners, welcome back to my channel. It's me Shruti. तो लास्ट के लेक्चर में हमने शुरू किया था मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में हमने पढ़ा था सीआरआर, एसएलआर एंड बैंक रेट। तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो लेट्स कंटिन्यू। आज हम पढ़ेंगे रेपो रेट। सी रेपो रेट क्या होता है? जिस तरह बैंक रेट एक इंटरेस्ट रेट होता था, उसी तरह रेपो रेट भी एक इंटरेस्ट रेट है। इट इज द इंटरेस्ट रेट दैट आरबीआई चार्जेस फ्रॉम इट्स क्लाइंट ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज कॉल्ड रेपो रेट। सी बैंक रेट में हमने पढ़ा था कि बैंक रेट क्या होता है, जो रेट पे बैंक आरबीआई से लोन लेती है फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर बैंक्स ही आरबीआई से लोन लेती है फॉर शॉर्ट टर्म। बैंक रेट था फॉर लॉन्ग टर्म, रेपो रेट है फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मींस अप टू 90 डेज। तो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है फॉर शॉर्ट टर्म्स। ओके, नाउ अब इसका क्या मैकेनिज्म है, ये कैसे वर्क करती है? सी अगर रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देती है, अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इट मींस क्या होता है? कोई भी बैंक के लिए लोन लेना क्या होता है? कॉस्टलियर हो जाता है। और जब बैंक के लिए लोन लेना कॉस्टलियर होगा तो वो अपने कस्टमर को भी लोन किस में देगी? कॉस्ट ज्यादा रेट पे देगी, क्योंकि बैंक का जो पर्पस है वो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए वो क्या करेगी? अपने पब्लिक को भी ज्यादा रेट पे लोन देगी। उससे क्या होगा? पब्लिक के पास, पब्लिक के लिए बोरोइंग करना क्या होगा? महंगा पड़ जाएगा। तो या तो पब्लिक लोन लेना कम कर देगी या फिर पब्लिक क्या करेगी? लोन नहीं लेगी। इट मींस ये क्या होगा? इससे क्या होगा ना कि पब्लिक के हैंड में जो पैसे आने वाले थे वो क्या होगा? कम हो जाएगा। मींस इकोनॉमी में, ये मान लीजिए एक कंट्री का जो एरिया है, इसमें मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मनी सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर रेपो रेट घटता है तो क्या होगा? बैंक के लिए लोन लेना आरबीआई से कम कम रेट, इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन लेगी आरबीआई से, तो वो अपने पब्लिक को कम रेट पे लोन देगी। कम रेट पे लोन देगी तो पब्लिक के लिए कम, ज्यादा इजी होगा लोन लेना, वो ज्यादा लोन लेगी। और क्या होगा? इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ये टूल भी सिमिलरली उसी वे में काम करती है जिस तरह काम करती थी बैंक रेट। और मैंने बताया था आपको कि बैंक रेट का रेलेवेंस रेपो रेट के इंट्रोडक्शन के बाद 1999 के बाद कम हो गया, और आरबीआई मेनली किसको यूज करने लगी? रेपो रेट को। किसको यूज करने लगी? रेपो रेट को। तो रेपो रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक सबसे, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? रेपो रेट। ओके, वही मैकेनिज्म है, वही सब कुछ है, बस एक चीज का डिफरेंस है, वो लॉन्ग टर्म के लिए था बैंक रेट, और ये क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रिवर्स रेपो रेट, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, रिवर्स मींस उल्टा। रेपो रेट का उल्टा। रेपो रेट में क्या होता था? बैंक लोन लेती थी किससे? आरबीआई से। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? आरबीआई लोन लेगी बैंक से। आरबीआई लोन लेगी, सॉरी, हैव टू चेंज द कलर। आरबीआई लोन लेगी बैंक से। ठीक है, तो रेपो रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट से आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है। सी, और ये जो होता है रेपो रेट, वो डेली बेसिस पे आरबीआई क्या करती है? बोरो करती है। अगर आरबीआई को लगता है कि किसी बैंक के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, तो वो क्या करेगी ना, आरबीआई आरबीआई
इसको जल्द से जल्द डेली बेसिस पे लोन ले लेगी, क्योंकि उससे भी मनी सप्लाई क्या होगा, कंट्रोल होगा। क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, क्योंकि जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है वो क्या करेगा, उससे आरबीआई लोन ले लेगी, और बैंकों के पास कम लोनेबल अमाउंट बचेगा। तो इसलिए इसका भी एक बहुत अच्छा रेलेवेंस है। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मिला के हम लोग इस सिस्टम को कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आप सबने पढ़ा होगा एलएएफ के बारे में। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मिलके होता है, मिलके जो काम करता है उस फैसिलिटी को कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, तो आपने पढ़ लिया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिससे आरबीआई बैंक से लोन लेती है जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होता है, और ये डेली बेसिस पे काम करती है आरबीआई। ओके, नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट इज एमएसएफ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओवरनाइट बोरोइंग अवेलेबल टू द बैंक इन इंडिया। सी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि बैंक्स को हेल्प करती है एक दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए लोन लेने में आरबीआई से, ओवरनाइट के लिए लोन लेने में आरबीआई से। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तब यूज करती है कोई भी बैंक जबकि वो सारा जो भी जहां से वो लोन ले सकती थी, जैसे कि आरबीआई से रेपो रेट पे, बैंक रेट पे, या जो भी उनके पास टूल्स है, और जब वो इंटर बैंकिंग के भी इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाते हैं, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से भी जो लोन लेती है वो भी इंस्ट्रूमेंट जब खत्म हो जाते हैं, तब लास्टली बैंक क्या यूज करती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब उन्हें अपना एक अमाउंट मेंटेन करना होता है तो वो क्या करती है, आरबीआई से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज करके लोन लेती है। कोई भी बैंक जब उनका हर इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाता है तब वो क्या यूज करती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब आप कहेंगे कि अब आप कहेंगे कि फिर रेपो रेट और इसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या अंतर है, क्योंकि रेपो रेट का जो एक टाइप होता है उसको कहते हैं ओवरनाइट रेपो, जो कि एक दिन के लिए ही यूज होता है। रेपो रेट का एक टाइप है ओवरनाइट रेपो। तो उनमें और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या अंतर, आप सोचेंगे कि इसमें क्या, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में ये अंतर है कि जो रेपो रेट होता है उस पे ये हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हमें कितना अमाउंट लेना है, उसमें हमें जितना अमाउंट लेना होता है हम ले लेते हैं आरबीआई से। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में हमें एक लिमिट दिया जाता है, मींस बैंक को एक लिमिट दिया जाता है आरबीआई से बोरोइंग करने के लिए। बैंक कैन बोरो अप टू 1% ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज फ्रॉम दिस फैसिलिटी। आपको कल मैंने बताया था डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में बताया था करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो उन्हीं का जो नेट होता है उसे हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। सी, हमेशा जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है ना, हमेशा जो बैंक के पास डिपॉजिट होता है वो उसका लाइबिलिटी होता है, बैंक के लिए वो हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी। और बैंक जो हमेशा लोन देती है वो बैंक का क्या होता है, एसेट होता है। ये एग्जाम्स में पूछे गए, इवन यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक्स का लाइबिलिटी किसे कहते हैं। तो शायद आई थिंक 2019 के प्री में पूछा गया है ये। तो बैंक का जो लाइबिलिटी होता है वो डिपॉजिट होता है, और जो एसेट होता है वो जो लेंडिंग करती है उसको कहते हैं एसेट। ठीक है, एसेट मीन संपत्ति। तो
इसमें क्या होता है ना, एमएसएफ में एक लिमिट दिया गया है कि किसी बैंक के 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, टाइम लाइबिलिटी। इट मींस कि उनके पास कितना करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, रेकरिंग अकाउंट है, रेकरिंग डिपॉजिट है, फिर फिक्स डिपॉजिट है, उनका जो नेट होता है उसका सिर्फ 1% ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज करके बैंक लोन ले सकती है आरबीआई से फॉर 1 डे। तो मेन डिफरेंस रेपो रेट में और इसमें यही हो जाता है कि रेपो रेट में लिमिटेशंस नहीं दिए हुए हैं, बट इसमें लिमिटेशन होता है, एमएसएफ में लिमिटेशन होता है 1%। इज दैट क्लियर? हाँ, एक चीज और, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो थोड़ा न्यू ही है, इस 9th ऑफ मई 2011 में इसे स्टार्ट किया गया है, जबकि रेपो रेट को 1999 में स्टार्ट कर दिया गया था। इज दैट क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ा? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के डेप्थ में और भी बहुत चीजें हैं, तो मैं पहले चाह रही हूँ कि आपके बेसिक्स को क्लियर कर दूं, उसके बाद न्यू स्लाइड लाके मैं एडिशनल चीजें भी बता दूंगी जो कि थोड़ा ट्रिकी होता है, जो थोड़ा इजीली आपको समझ में आगे आ जाएगी। सब समझने के बाद आपको थोड़ा इजीली आगे समझ में आ जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा बेसिक से ऊपर ही पढ़ा रही हूँ मैं जनरली, लेकिन जो ज्यादा ही एडवांस चीजें हैं जो आप आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे उससे समझ में आने के बाद मैं उसे डील करूंगी। ओके, नाउ अब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज ओएमओ। इसका शॉर्ट फॉर्म है ओएमओ। ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एन ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह का पेपर होता है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, और उसमें कुछ टर्म्स लिखे होते हैं कि मैच्योरिटी के बाद जब टाइम पूरा हो जाएगा तो जो भी पब्लिक इसे खरीदेंगे या जो भी इसको लेंगे उसको इतना मनी पे किया जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसे कहते हैं एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, the objective of OMO is to regulate the money supply in the economy. See, सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की तरह इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो उसे कम करना, अगर मनी सप्लाई कम है तो उसे इन्फ्यूज एडिशनल अमाउंट डाल के ज्यादा करना। ठीक है, आरबीआई कैरीज आउट द OMO through commercial banks and does not directly deal with the public. ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है ना कि डायरेक्टली जो है आरबीआई पब्लिक से डील नहीं करती। अगर एक मीडिएटर का काम करता है कमर्शियल बैंक, अगर खरीदना और बेचना होता है तो जनरली आरबीआई डायरेक्टली किससे नहीं खरीदती है? पब्लिक से नहीं खरीदती है, ये कमर्शियल बैंक के थ्रू अपना सारा काम करती है। ठीक है, अगर आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना है तो किसके थ्रू बेचती है? कमर्शियल बैंक के थ्रू। और अगर खरीदना है तो किसके थ्रू खरीदती है? कमर्शियल बैंक के थ्रू। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे हेल्प करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में? ये देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये, इसको आरबीआई ने बेचा। ठीक है, तो क्या हुआ? थ्रू कमर्शियल बैंक्स आरबीआई ने इसे बेचा, तो क्या होता है? आरबीआई इसे बेचेगी तो लोग क्या करेंगे? इसे खरीदेंगे। तो लोगों के जो हैंड में पैसे हैं, जो भी पैसे हैं लोगों के पास, वो कहां चला जाएगा? आरबीआई के पास, क्योंकि वो ये पब्लिक क्या करेगी? इस पेपर को खरीद के रख लेगी और अपने पास जो कैश है, किसी चीज को अगर हम खरीदते हैं तो कैश देते हैं और सामान लेते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी यही होता है कि पब्लिक क्या करेगी? कमर्शियल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक इसलिए खरीदती है ना कि उसमें उसे प्रॉफिट होता है, उसमें उसे एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, कुछ मैच्योरिटी के बाद ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। इसलिए क्या होता है ना, पब्लिक जनरली इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है। तो क्या होता है उस वक्त ना कि आरबीआई इसको बेचती है और पब्लिक खरीदती है। जब पब्लिक इसको खरीदेगी तो क्या होगा कि पब्लिक के हाथ में जो पैसे हैं वो कहाँ चले जाएगा?
आरबीआई के पास और पब्लिक के पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी चली जाएगी। इससे क्या होगा ना कि ऑब्वियसली पब्लिक के हैंड का जो पैसा है आरबीआई के पास चला गया, तो इकोनॉमी में क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना कि जब आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना होता है, तो आरबीआई क्या करती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने लगती है। मींस आरबीआई पहले बेचती थी क्योंकि उसे पैसा कम करना था इकोनॉमी में। अब जब उनको पैसा ज्यादा करना होता है इकोनॉमी में, तो आरबीआई खुद क्या करती है, कमर्शियल बैंक के थ्रू उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, या सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोशिश करती है, जनरली सारे तो नहीं, जनरली कोशिश करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय बैक किया जाए, फिर से वो खरीदना स्टार्ट कर देती है। उससे क्या होता है कि जो पब्लिक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, वो फिर कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास, और पब्लिक के हाथ में क्या आ जाते हैं, पैसे। तो इससे क्या होता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है। तो ओपन मार्केट पहले, अभी कुछ दिनों से, ये कुछ सालों से रेपो रेट, बैंक रेट सबका रेलेवेंस तो था, मींस बैंक रेट का तो बहुत कम हो गया रेलेवेंस, लेकिन ये ओएमओ जो है कुछ साल पहले मॉनेटरी पॉलिसी टूल के लिए एक बहुत इफेक्टिव टूल माना जाता था। अब तो उतना इसका रेलेवेंस नहीं रहा है, बट ओएमओ पहले बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता था मॉनेटरी पॉलिसी, मींस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में ओएमओ बहुत अच्छा माना जाता था, और इससे मनी सप्लाई को बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता था पहले। ठीक है, तो मैंने आपको क्वांटिटेटिव टूल में एक एक करके सारे टूल्स को बता दिया, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मुझे नहीं लगता अब कोई भी टूल बचा हुआ है। अगर कुछ बचा हुआ होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं अगर कुछ बचा होगा तो एडिशनली मैं फिर से डील कर दूंगी, बट आई डोंट थिंक कि कुछ मैंने वैसा छोड़ा है। और आगे के स्लाइड में या तो फिर मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगी, या फिर क्वालिटेटिव टूल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे, वो मैं देखती हूँ, क्योंकि क्वालिटेटिव टूल थोड़ा थ्योरेटिकल चीज है, मींस एक नॉर्मल सा है, एक वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे ट्रिकी था, उसमें हमने 2 वीडियो डाले हैं, दैट इज ये क्वांटिटेटिव वाला। तो क्वांटिटेटिव वाले को मैंने पूरी तरह कवर कर दिया है। किसी को कोई दिक्कत अगर आती है, क्योंकि ये टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का, वो थोड़ा ट्रिकी है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच, बाय।